हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो रिसेंटली एक बहुत सिग्निफिकेंट डिस्कवरी हुई है जियोलॉजिकल टाइम स्केल को जो अब अपडेट कर देगी। सो एंथ्रोपोसीन जो इपॉक है, ये कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि लगभग 1950 से ये स्टार्ट हुआ है। ये बेसिकली ह्यूमन का इम्पैक्ट अर्थ पर जब से शुरू हुआ, ये एक अपडेटिंग होगा अगर हम देखेंगे। सो ये इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। सो वील सी व्हाई न्यूज। देन क्रॉफोर्ड लेक में बेसिकली ये डिस्कवरी हुई है, इसके बारे में हम देख लेंगे क्योंकि ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। देन व्हाट इज दिस एंथ्रोपोसीन एपॉक, इसके एविडेंसेस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है एक्चुअली ओवरऑल। इसके बाद हम देखेंगे कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है और ये अपडेट हो जाएगा तो क्या होगा। आफ्टर दैट वी हैव आवर टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट अस स्टार्ट। वाई इज इट इन न्यूज? तो रिसेंटली एंथ्रोपोसीन वर्किंग ग्रुप था एक, इसने प्रपोज किया है कि जो एंथ्रोपोसीन इपॉक है, जो एक न्यू जियोलॉजिकल इपॉक है जिसमें सिग्निफिकेंट ह्यूमन इंपैक्ट देखा जा सकता है अर्थ के पूरे ओवरऑल एनवायरमेंट और सिस्टम पे, ये लगभग शुरू हुआ था 1950 से। ये एक इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च ग्रुप था और इसका यही एम था कि ये एंथ्रोपोसीन जो इपॉक है इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगा और ये जो फिलहाल हम जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो यूज करते हैं, ये अपडेट करने की जरूरत है या नहीं, वो यही इसी को रिकमेंडेशन देने थे इसी ग्रुप को। अगर ये प्रपोजल नेसेसरी मेजॉरिटी सपोर्ट ऑल ओवर साइंटिस्ट से रिसीव कर लेता है तो जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज है ये इसको रेटिफाई कर सकता है अगले साल अगस्त 2024 में। अब अगर हम देखेंगे तो ये लगभग 9 साइट से एविडेंसेस लिए गए थे, जिसमें से जो प्रोमिनेंट हमें जो मोस्ट सिग्निफिकेंट जो एविडेंसेस मिले हैं वो यहां से मिले हैं। दैट इज द क्रॉफोर्ड लेक, इट इज नियर द कनाडा। इसकी लोकेशन हम और देखेंगे। रेस्ट ऑफ द लेक्स वर लाइक इट्स इन यूएस, सेरसेविले लेक, देन ईस्ट गोटलैंड बेसिन है, सिनेस्का पीट बॉग है, वेस्ट फ्लावर गार्डन बैंक वाज वन ऑफ दिस, देन इन चाइना देयर इज शिहेलोंग वान लेक, देन Beppu Bay, it's in Japan. Then Flinders Reef, it's in Australia. So some were coral, some were peat layers, some were marine sediments. So these are the things. Some were mud lakes, and other is from Antarctica, which is the Palmer ice coast. So these are the things which were taken. So अगर Crawford Lake के बारे में हम बात करेंगे तो Crawford Lake here you can see from this image. This is the 1, this is 2, and this one is the 3. So it is here present. और अगर आप देखेंगे तो Lake Ontario, this is the Lake Ontario. एंड इसके पास आपका टोरंटो है, हैमिल्टन है, एंड हियर इज द साइट ऑफ द क्रॉफोर्ड लेक जहां पे एविडेंसेस मिले हैं। देन देयर इज लेक एरी नियर, लेक ह्यूरॉन नियर। यू शुड नो वेयर दिस इज प्रेजेंट। नाउ समर मंथ में एक्चुअली क्या होता है, ये जो लेक है ये एक लाइमस्टोन का सिंक होल है बेसिकली। तो समर के टाइम पे जब एल्गे वहां पे होती है तो एल्गा के होने से वहां टाइनी चौके क्रिस्टल्स बनते हैं कैल्साइट के, जो कि उसके बाद डिपॉजिट हो जाते हैं नीचे जाके एक व्हाइट लेयर के रूप में। देन व्हाट विल हैपन व्हेन विंटर्स विल कम और आइस शीट आएगी तो जितना भी एल्गा यहाँ पे आया होता है समर सीजन में वो सारा डेड हो जाता है। डेड होने के बाद वो नीचे चला जाएगा, वो एक ब्लैक कलर की लेयर जमा लेगा। तो एक व्हाइट ब्लैक दिस सॉर्ट ऑफ एक लाइट डार्क बैंड्स बन जाते हैं। ये एक बारकोड जैसे सुपरमार्केट का होता है, इसी टाइप से वर्क करते हैं किसी साइंटिस्ट के लिए। हियर यू कैन सी दीज आर द बैंड्स ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक एंड व्हाइट एंड ब्लैक। ये बैंड्स हैं, इनको देखकर फिर पता लगा जाए। दे बेसिकली सर्व एज अ बारकोड। सो दिस इज इट। ये एल्गा है, देन कैल्साइट, देन एल्गा, ये डिफरेंट ईयर्स मंथ ये सारी चीजें इंडिकेट करते हैं। अब एंथ्रोपोसीन इपॉक क्या है? सबसे पहला जो टर्म अगर हम देखेंगे तो केमिस्ट पॉल क्रुट्जिन और आपके यूगेन स्टॉर्मर ने 2000 में ये टर्म दिया था। एंथ्रोपोसीन एक जियोलॉजिकल टाइम इंटरवल दिखाता है जहां बहुत ज्यादा रेडिकल चेंजेस आए ह्यूमन इंपैक्ट की वजह से। एंथ्रो मीन्स ह्यूमन और मेन एंड सीन मतलब इट्स न्यू। सो ग्रीक वर्ड्स हैं। न्यूमरस फिनोमेना है जो इससे एसोसिएटेड है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग में इंक्रीज हुआ, सी लेवल राइज, ओशन का एसिडिफिकेशन होना, मास स्केल में सॉइल इरोजन होना, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होना, डेडली हीट वेव्स का आना, न्यू साइक्लोन्स का बनना। सो दीज आर द थिंग्स। नाउ इसकी जो वेबसाइट है ये कहती है कि अगर ये जो चेंजेस हैं, ये द चेंजेस दीज आर रिफ्लेक्टेड इन डिस्टिंक्टिव बॉडी ऑफ जियोलॉजिकल स्ट्रैटा, और इनको जो है वो आगे फ्यूचर की रेफरेंस के लिए भी रखा जा सकता है। एविडेंसेस और सिग्निफिकेंस अगर हम देखेंगे तो स्टार्टिंग डेट अगर हम एंथ्रोपोसीन की देखेंगे जो ये सपोर्ट करता है, क्रॉफोर्ड लेक से जो डिस्कवरीज हुई हैं, ये इसमें जो प्लूटोनियम मिला है ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इसकी जब शुरुआत हुई थी, जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन और बॉम्ब टेस्टिंग किए जाते थे,
उस टाइम पे ये निकला था। और इसके जो फर्स्ट इंक्रीज कंसंट्रेशन देखा गया था वो अराउंड 1950 के अराउंड, इस टाइम पीरियड के अराउंड देखा जा रहा है। ये सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं, जैसे इट इज क्लियर इंडिफिकेशन कि यहाँ पे ह्यूमन का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था इस टाइम पे, और यही एविडेंस है जो एंथ्रोपोसीन इरा के होने की पूरी पूरी मजबूती देता है। दिस इज द केस। नाउ रिसर्चर्स ने ये भी फाइंड किया है कि ये स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं इनके हाइपोथेसिस के लिए। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में इंक्रीज हुआ, सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज हुई, ग्रेट एक्सेलरेशन हुआ, दैट वाज द डॉन ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इसने जो पुरानी होलोसीन कंडीशंस थी विच बेसिकली बिगिन आफ्टर द प्लेस्टियोसीन, जो आइस एज था, ये पिछले 11,700 साल की थी, इसको एंड करके देन न्यू एंथ्रोपोसीन एपॉक निकला है। सो दिस इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा अर्थ पे? इंपैक्ट क्या था? सो क्लाइमेट चेंज वन ऑफ द मेजर इंपैक्ट है। ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज्यादा हुए, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हुआ ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, ग्लोबल टेम्परेचर राइज किए, आइस कैप्स मेल्टेज किए, सी लेवल राइज करने लगा है, बहुत सारे आइलैंड्स बेसिकली जाने लगे हैं, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस है एंड पॉल्यूशन है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है, एक्सेलरेटेड स्पीशी लॉस है। देन लैंड यूज में काफी चेंजेस आए, एग्रीकल्चर बहुत बड़ा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हर जगह हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन है। अब जो नेचुरल हैबिटेट्स उनको फार्मलैंड में कन्वर्ट किया जा रहा है। सो दीज आर द थिंग जिससे नेचुरल इकोसिस्टम को लॉस हो रहा है। देन पॉल्यूशन कंटामिनेशन काफी ज्यादा है, एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, प्लास्टिक वेस्ट बहुत ज्यादा, नैनो प्लास्टिक वेस्ट भी काफी ज्यादा है। देन इन्होंने इकोसिस्टम्स को काफी कंटामिनेट कर दिया है, अंडरग्राउंड वाटर पॉल्यूशन है, जिससे दोनों ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ दोनों की हेल्थ को प्रॉब्लम है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज्यादा हुआ है और इंडस्ट्रियलाइजेशन है, मैकेनाइजेशन हुआ, नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्शन हुआ, एंड these are the things which have led to the speed, increased speed of the environmental changes. अगर ग्लोबल स्केल चेंजेस की बात करें तो जो कास्केडिंग इफेक्ट होता है, अगर किसी एक रीजन सॉर्ट ऑफ यूरोप में अगर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो उसका इंपैक्ट पूरे ग्लोब पर देखा जाएगा, केवल यहाँ पे नहीं, केवल यूरोप के उस रीजन में वो समय नहीं रहेगा, वो पूरे ग्लोब पर देखा जाएगा। एंड ये एक कास्केडिंग इफेक्ट होता है इसका, जो अदर रीजन्स को भी इफेक्ट करेगा। अब ह्यूमन सोसाइटीज और अगर उनका इंक्रीज देखेंगे हम एनवायरमेंटल इंपैक्ट में, तो हर स्टेज में आप देखेंगे कि ज्यादा एनर्जी यूज हो रही है, ज्यादा नॉलेज और ज्यादा लोग हैं। सो लगभग डोमेस्टिकेशन हुआ 11,000 साल पहले, जहां हंटर गैदरर्स थे। हंटर गैदरर्स के बाद आपका एग्रीकल्चर के लिए सब लोग सेटल हुए। एग्रीकल्चर के बाद दिस मर्चेंटाइल कैपिटलिज्म आया, जब ईस्ट इंडिया कंपनी और पोर्टुगीज एंड डच एंड दे ऑल केम टू बेसिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड, खासकर इंडिया, इंडोनेशिया जैसे आइलैंड्स में। देन इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म हुआ, दिस वाज अराउंड 1950s, जहां यूरोप में ये हुआ था। देन अब फिलहाल कंज्यूमर कैपिटलिज्म है। अब बात यह है कि कंज्यूमर कैपिटलिज्म के बाद जो ग्लोबल एनवायरमेंट इंपैक्ट है, ये काफी तेजी से राइज किया। खासकर ये आप देखेंगे कि ये राइज किया इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के बाद और यहाँ कंज्यूमर कैपिटलिज्म में। अब क्वेश्चन ये होता है कि ये यहाँ से इंपैक्ट नीचे जाएगा या ये फर्दर इंक्रीज करेगा। सो दिस इज द केस। अब जियोलॉजिकल टाइम स्केल की अगर हम बात करेंगे तो जियोलॉजिस्ट ने जो अर्थ एग्जिस्ट अब तक हुई है 4.6 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं, इसको टाइम के स्लाइसेस में बांटा है ताकि हम आसानी से पढ़ सकें। तो इसमें सबसे ऊपर जो है वो इयॉन होते हैं, इयॉन के बाद इरा में उसको फर्दर डिवाइड किया जाता है, इराज को डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है, डिफरेंट पीरियड्स जो होते हैं वो इपॉक्स में डिवाइड किए जाते हैं, इपॉक्स को एजेस में डिवाइड किया जाता है। तो ये ओवरऑल है। तो अगर हम देखेंगे इयॉन, तो इयॉन हेडियन इयॉन था जब फॉर्मेशन ऑफ अर्थ हो रहा था उस टाइम पे। देन आर्कियन है, आर्कियन इयॉन में अर्थ का क्रस्ट थोड़ा कूल डाउन हुआ एंड थोड़ा थोड़ा क्रिस्टल लेयर फॉर्म होना शुरू हुआ, लाइफ थोड़ा बहुत बैक्टीरियाज एंड ऑल आना शुरू हुए। देन प्रोटेरोजोइक उसके बाद आया जिसमें बैक्टीरिया, एल्गी, जेलीफिश, थोड़े से लोअर प्लांट्स वगैरह आना शुरू हुए। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो फिर आया फेनेरोजोइक इयॉन। फिलहाल फेनेरोजोइक इयॉन ही चल रहा है। इसमें कई बार मास एक्सटेंशन हुआ है, जैसे ओडोविशियन में ओडोविशियन एक मास एक्सटेंशन हुआ था। देन डेनोवियन, पर्मियन, ट्रायसिक एंड दिस इज द केटी व्हिच वाज द अदर मास एक्सटेंशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द इरा इन द फेनेरोजोइक इयॉन। तो इसमें पेलियोजोइक इरा है, मीजोजोइक इरा है एंड सिनोजोइक इरा है। पेलियोजोइक में आपका पीरियड्स में अगर हम बात करेंगे तो कैम्ब्रियन पीरियड है, कैम्ब्रियन पीरियड में इन्वर्टिब्रेट्स, एनिमल्स, ये सारी चीजें आए थे। ओडोविशियन में आपका अर्ली जो बोनी फिशेस आए थे,
ये आना उसमें शुरू हो गए थे। सिल्यूरियन है, अर्लीस्ट लैंड एनिमल्स आना शुरू हुए। देन डिवोनियन है, डिवोनियन में फर्स्ट सीड प्लांट्स जो आए थे, या जो कार्टिलेजिनस जो फिशेज हैं जैसे शार्क्स वगैरह हैं, ये यहाँ पे आना शुरू हुई थी। देन मिसिसिपियन अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे सीनोइड्स वगैरह यहाँ पे आए थे। देन दीज ऑल आर इन द कार्बोनिफेरस पीरियड। देन पेनिसिल्वेनियन है, यहाँ पे बेसिकली पहले इंसेक्ट्स जो आए थे वो इसी पीरियड के टाइम पे आए थे। देन पर्मियन है, यहाँ पहले रेप्टाइल्स जो भी थे, स्नेक्स, फ्रॉग्स एंड ऑल, स्नेक्स एंड ऑल, तो पहले रेप्टाइल्स आपका पर्मियन टाइप में आए थे। देन अगर हम मीजोजोइक इरा की बात करेंगे तो जो ट्रायसिक पीरियड था, यहाँ पे आपका पहले डायनासोर्स जो मिले थे वो यहीं पे उनका इवोल्यूशन हुआ था, यहां से वो आना शुरू हुए थे। देन जुरासिक में फर्स्ट बर्ड्स इवॉल्व हुए थे। क्रिटेशियस पीरियड आया मीजोजोइक एरा में, यहाँ पे जो मॉडर्न सीड बियरिंग प्लांट्स थे उनका आना शुरू हुआ। नाउ यहीं पे आपका जो कॉमेट आया था जिसके बाद से एक मास एक्सटेंशन हुआ था जिसमें डायनासोर्स जा चुके थे, दिस वाज द केस। नाउ अगर हम देखेंगे इसके बाद आया आपका सीनोजोइक या टर्शियरी पीरियड, इसमें मैमल्स इंक्रीज हुए। देन क्वाटरनरी पीरियड जिसमें मैन या ह्यूमन का राइज हुआ। तो दिस इज द एंड राइट नाउ आप देख सकते हैं कि होलोसीन इपोक चल रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। अगर हम देखेंगे अगर एंथ्रोपोसीन इपोक इसमें ऐड होता है तो दैट वुड बी एंथ्रोपोसीन इपोक एंड क्रोफोर्डियन एज वुड स्टार्ट, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 1950 विच इज प्रेजेंट, जो अब से आगे तक चलेगा। नाउ अगर हम देखेंगे कि फिलहाल जो टाइम है वो क्या चल रहा है, तो फेनेरोजोइक इयन है, देन सीनोजोइक इरा इज गोइंग ऑन, द पीरियड इज क्वाटरनरी एंड इपोक इज होलोसीन, एंड जो एज है वो मेघालयन है, इट इज मेघालयन एज जो फिलहाल चल रहा है। तो अगर ये रेटिफाई होता है अगले साल अगस्त में जाके, तो फिर एंथ्रोपोसीन इपोक हो जाएगा और क्रोफोर्डियन एज हो जाएगी। दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। Now we have our today's prelims practice question. So, which is the largest division of geologic time scale or geological time scale? Is it eon, era, epoch, or period? I hope you all can answer it. You can type the answer in the comment section. They'll let you know if it's correct or not. Then we have our today's mains practice question for you. The scale of geologic time is vast. Currently estimated at nearly 4.6 billion years. During that time, life evolved into familiar forms we see today. Elaborate upon the importance of studying geological time scale. So this was all about today's video and session. Hope you understood it. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the NLST IAS for your better preparation.